Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. So I hope आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड अब तो आप 7 से 8 घंटे कम से कम पढ़ाई कर ही रहे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एक हफ़्ते बचे हुए हैं एंड ये जो लास्ट टाइम की स्टडी होती है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं उतनी ज़्यादा मेहनत करिए। तो जो क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी उसमें मैं आज नर्सिंग एप्टीट्यूड के वापस कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वैसे कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, मैं 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। तो सिर्फ 20 मिनट्स में आपके 50 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। कहने को 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे रिलेटेड भी और बाकी क्वेश्चंस आपके तैयार होते जाएंगे। सो मुझे बताते भी रहिएगा कि कमेंट में बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो सबसे पहले ये हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन है कि मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कौन था। तो जो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर थी वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दूसरा क्वेश्चन है लेडी विद द लैम्प आप किसको कहते हैं। तो लेडी विद द लैम्प अगेन हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि जब क्रीमियन वॉर हुआ था उस टाइम पे जब सोल्जर्स को डॉक्टर्स एंड नर्स की ज़रूरत होती थी, तो वो रात में लैंप लेके जाती थी सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, इसलिए उनका नाम पड़ गया लेडी विद द लैम्प। और ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन। उनका जन्म कब हुआ था नाइटिंगेल का। तो नाइटिंगेल बॉर्न हुई थी 12 मई 1820 में। नेक्स्ट है बर्थ प्लेस ऑफ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जो नाइटिंगेल का जन्म हुआ था वो हुआ था इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, ओपीडी का फुल फॉर्म पूछा है। तो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब आउट पेशेंट क्या होते हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटल विजिट के लिए जाते हैं, मान लो उनको कोई डिजीज़ है, वो हॉस्पिटल गए हैं, फिजिशियन ने चेक किया और मेडिसिन उनको दिया और डिस्चार्ज कर दिया, मतलब वो घर जाए और वहीं पे मेडिसिन ले, वो ठीक हो जाएंगे। तो उन पेशेंट को हम आउट पेशेंट कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अब बात करते हैं आईपीडी की। आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अब इन पेशेंट क्या होते हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटल में किसी भी रीजन से, चाहे वो किसी प्रोसीजर की वजह से, किसी डायग्नोसिस की वजह से या फिर ट्रीटमेंट की वजह से हॉस्पिटल में अगर स्टे कर रहे हैं, तो उन पेशेंट को हम इन पेशेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं। जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि आपका स्किन, हेयर और नेल के डिजीज़ को क्योर करते हैं, उससे डील करते हैं, उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। 9th क्वेश्चन है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन कौन होते हैं। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, जो बच्चों की बीमारियां होती हैं उनसे डील करते हैं, उनको हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। 10th क्वेश्चन है टाइफॉइड इज़ कॉज्ड बाई। टाइफॉइड जो डिजीज़ होती है वो किससे कॉज होती है। टाइफॉइड कॉज होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। जब भी आप कहीं बाहर कुछ भी ऐसा खा लेते हैं जो कि कंटामिनेटेड है, या फिर कंटामिनेटेड आपने पानी पी लिया, तो उसकी वजह से टाइफॉइड होने का चांस रहता है। और जो टाइफॉइड डिजीज़ होती है मेनली वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी इज़ कॉज्ड थ्रू। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो किससे कॉज होता है, किसके थ्रू कॉज होता है। तो बात करें हेपेटाइटिस बी का, तो हेपेटाइटिस बी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि इन्फेक्शियस है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। और हेपेटाइटिस बी मेनली इफ़ेक्ट करती है आपके लीवर को। और हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, ब्लड से, सीमेन से, या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर कांटेक्ट में आया है तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। अगला क्वेश्चन है न्यूमोनिया इज़ कॉज्ड बाई। तो न्यूमोनिया क्या होता है, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जिसमें कि आपका जो लंग होता है या फिर एल्वियोलाई होता है, उसमें वाटर फिल हो जाता है, जिससे कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है।
न्यूमोनिया कॉज होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि न्यूमोनिया में कौन सा रेस्पिरेटरी पार्ट इफेक्ट होता है, अपर या लोअर, तो वैसे न्यूमोनिया में पूरा रेस्पिरेटरी पार्ट इफेक्टेड होता है, लेकिन जो लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है कैंसर इज़ मतलब कैंसर एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो कैंसर, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो इन्फेक्शियस होती हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, वो किसी भी मीडियम से फैल सकती हैं, चाहे वो एयर से हो, वाटर से हो, या फिर ब्लड से हो, या फिर और बहुत सारे मीडियम होते हैं जिससे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस फैलती हैं, तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि आपका रिसेंटली अभी कोविड था, वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ था जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता था ड्रॉपलेट्स के थ्रू, एयर के थ्रू, तो वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ था। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, जो कि एक आपकी बॉडी में कोई भी क्रॉनिक कंडीशन के बाद वो होते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैलते नहीं हैं, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अब कैंसर क्या है? कैंसर आपका एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स। एड्स आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है? तो एड्स आपका एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। अगर बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट होता है तो एड्स इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। 15th क्वेश्चन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? तो जो आपका ब्लड होता है वो आपकी आर्टरी पर एक फोर्स लगाता है। अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन की बात करें तो अगर आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो गया है तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। देन अगला क्वेश्चन है COPD। COPD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। जो COPD रिलेटेड होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और COPD एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। इसमें सिर्फ एक डिजीज़ नहीं बल्कि दो डिजीज़ेज आती हैं, आपका एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जब भी ये कंडीशन क्रॉनिक कंडीशन में हो जाती हैं तो उसको हम COPD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड इन विच टाइप ऑफ डायबिटीज़। जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो किस डायबिटीज़ में डिक्रीज़ हो जाता है? तो डायबिटीज़ मेनली आपका दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं और जो टाइप 2 होता है उसको हम इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट कहते हैं। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें जो आपके बॉडी का पैनक्रियाज होता है वो किसी भी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो पैनक्रियाज के थ्रू होता है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में अगर हम बाहर से इंसुलिन पेशेंट को देते हैं तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, इसलिए हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। जबकि बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो इसमें आपका जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन जो आपकी सेल्स हैं वो इंसुलिन का अपटेक नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए बॉडी में इंसुलिन तो है, तो अगर हम बाहर से इंसुलिन दे भी दें पेशेंट को तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल्स अपटेक नहीं कर पा रही हैं, इसलिए इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो क्वेश्चंस में पूछा है किसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है, और टाइप 2 में क्या होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए आंसर होगा आपका टाइप 2 डायबिटीज़। नेक्स्ट है CPR का फुल फॉर्म क्या है? तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और मेनली ये फर्स्ट एड में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, और इसमें जो रेशियो होता है चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग का वो होता है 30:2, यानी कि 30 बार आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो 2 बार आपको माउथ ब्रीथिंग देनी है। अगला क्वेश्चन है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है? तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है? जब भी आपकी बॉडी में
बॉडी का वॉल्यूम सडन डिक्रीज हो जाए, इस कंडीशन को हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। ये कंडीशन किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो गया और बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया, या फिर किसी भी वजह से बॉडी में मान लो डायरिया हो गया या फिर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। 20th क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स। पल्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है? तो वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है 12 मई को, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म हुआ था वो 12 मई को हुआ था, इसलिए हम इस दिन को इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देन 22nd क्वेश्चन है ICN का फुल फॉर्म क्या है? तो ICN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ICN वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। ICN का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ICN इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में। अगला क्वेश्चन है आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। देन 25th क्वेश्चन है ICN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ICN का हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, एक्सेस प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द कॉज टूथ डिके इन चिल्ड्रेन। जो चिल्ड्रन में टूथ डिके का मेन रीज़न क्या होता है? तो जब भी आपके वाटर में या फिर टूथपेस्ट में फ्लोराइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में टूथ डिके होता है। वैसे जो फ्लोराइड होता है वो इनेबल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन एक्सेस फ्लोराइड टूथ डिके का रीज़न होता है। अगला क्वेश्चन है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? वो था 1952 में, और सबसे पहले फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में ही लॉन्च किया गया था। देन है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टारगेट्स। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो किस ग्रुप को मेनली टारगेट करता है? तो जो कपल फर्टाइल एज में होते हैं, फर्टाइल एज मतलब जो कि अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको हम फर्टाइल एज कहते हैं। तो जो मेन टारगेट होता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का वो होता है कपल इन द फर्टाइल एज। अगला क्वेश्चन है टीबी इज़ कॉज्ड बाई। टीबी आपका एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एयर के थ्रू फैलता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अगर कोई पर्सन, किसी को टीबी है, वो खांस रहा है या फिर छींक रहा है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सराउंडिंग में रहते हैं और उससे दूसरे पर्सन को हो जाते हैं। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी किससे कॉज होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन अगला क्वेश्चन है नर्सिंग कोर्स ड्यूरेशन। नर्सिंग कोर्स कितने साल का होता है? इसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो नर्सिंग जो कोर्स होता है वो होता है 4 साल का। इसमें जो 3.5 ईयर आपका होता है वो कोर्स होता है, और जो लास्ट के हाफ ईयर होते हैं वो होता है इंटर्नशिप के लिए। तो टोटल ये 4 साल का होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सबको ब्लड दे सकता है? तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप। अब यही बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। देन 32nd क्वेश्चन है PTCA इज़ रिलेटेड टू। PTCA किससे रिलेटेड होता है? PTCA का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये रिलेटेड होता है हार्ट डिजीज़ से, यानी कि जो आपके हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जब भी उसमें ब्लॉकेज हो जाता है या फिर जब वो नैरो हो जाती हैं तो उस कंडीशन को सही करने के लिए एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको हम PTCA कहते हैं, जिससे कि जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर किया जाता है। देन आपका क्वेश्चन है चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। जब भी आपका जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट तक कम पहुंचता है और उससे चेस्ट पेन होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जब भी आपका जो आपकी हार्ट मसल्स होती हैं उनमें ब्लड की सप्लाई कम पहुंच पाती है तो उस कंडीशन को हम
एंजाइना कहते हैं। और एंजाइना में मेनली क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। एंजाइना कोई डिज़ीज़ नहीं है बल्कि किसी डिज़ीज़ का सिम्टम होती है, जैसे कि आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया। इस कंडीशन में एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन होता है। जैसे जो फीवर होता है वो कोई डिज़ीज़ नहीं है बल्कि एक सिम्टम होता है, उसी तरह से जो एंजाइना है वो कोई डिज़ीज़ नहीं होता है बल्कि आपकी हार्ट की अगर कोई डिज़ीज़ है उसका एक सिम्टम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34th क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर RBCs आर प्रोड्यूस्ड। आपकी बॉडी में RBC का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो RBC का प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो में। यहीं बात करें कि RBC की डेथ कहाँ पर होती है, तो वो होती है स्प्लीन में, इसलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंक्लूड। जो हॉस्पिटल में यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आपका ग्लविंग हो गया, गाउनिंग हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, ये सारे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं जो कि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर। विडाल टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो विडाल टेस्ट रिलेटेड होता है टाइफाइड से। अगर किसी भी पर्सन को टाइफाइड होता है तो उसके कंफर्मेशन के लिए हम विडाल टेस्ट करवाते हैं। देन क्वेश्चन है, द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन टू अ बेबी। मतलब ये है कि जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है वो बच्चे को कब दी जाती है। जैसे कि पहले भी क्वेश्चन में आपने देखा कि ये हेपेटाइटिस बी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, इसलिए इसके लिए वैक्सीन लगाई जाती है ताकि हम इससे बच सके फ्यूचर में। तो जो फर्स्ट डोज होती है हेपेटाइटिस बी की वो लगती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो पैदा होता है उसी टाइम पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है। देन क्वेश्चन है, कॉलेरा इज कॉज्ड बाई। तो आपका जो कॉलेरा होता है वो कॉज होता है बैक्टीरिया से जिसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। देन क्वेश्चन है, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसको कहते हैं? तो पल्स प्रेशर होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जैसे कि बॉडी में दो टाइप के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मान लो आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 है और डायस्टोलिक प्रेशर है वो 100 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 40, और यही 40 आपका हो जाएगा पल्स प्रेशर। देन 48th क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट इज मेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है? तो वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी की जो कमी से होता है स्कर्वी डिजीज़ होता है, लेकिन जो विटामिन सी होता है वो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कोविड टाइम में देखा होगा कि जो डॉक्टर्स थे और सब बोल रहे थे विटामिन सी के सप्लीमेंट लेने के लिए, क्योंकि जो विटामिन सी है वो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। देन अगला क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है कि जब भी आपके बॉडी में ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन RBC की डिफिशियंसी हो जाती है उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया भी कई टाइप के होते हैं, इसमें आपसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पूछा गया है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? जब भी आपके बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। अब ये दोनों भी RBC प्रोडक्शन में और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी, इसलिए इसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन एट। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो कि मसल्स में दिए जाते हैं वो कितने एंगल पर दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। अगला क्वेश्चन है, मल्टी ड्रग थेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर। जो मल्टी ड्रग थेरेपी होती है वो किस डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती है? तो वो यूज़ की जाती है TB के लिए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसी को आप डॉट्स थेरेपी कहते हैं। इसमें मेनली आपके 5 मेडिसिन आती हैं और ये पूरा कोर्स होता है 6 मंथ का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कब स्टैब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 1857 में। 45th क्वेश्चन है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? तो इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होती है
18 ईयर्स। देन अगला क्वेश्चन है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन। जो भी हॉस्पिटल से एनाटॉमिकल वेस्ट यानी कि जैसे आपका ब्लड कंटेनिंग या फिर बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग कुछ भी है या फिर जो बॉडी ऑर्गन हो गए, ये सब कहाँ डिस्पोज किए जाते हैं, तो ये सब जाते हैं येलो बैग में। देन अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई इज़ ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द आईज दैट आर डोनेटेड। जब भी आई का डोनेशन होता है तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो आई का कॉर्निया पार्ट डोनेट किया जाता है। आप भी तो मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम कॉर्निया को डोनेट कर दें तो वो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड हो जाती है, तो इसका आंसर है कॉर्निया। 48th क्वेश्चन है द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़ मैनेज्ड बाई। जो PHC होता है उसको कौन मैनेज करता है, तो PHC को मेनली मैनेज करते हैं मेडिकल ऑफिसर। 49th क्वेश्चन है द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। हॉस्पिटल में जो ईयर के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है ऑटोस्कोप उसको कहते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है 50th आपका RNTCP इज़ रिलेटेड टू। RNTCP एक प्रोग्राम है जो कि रिलेटेड होता है TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से, और इसका फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। वैसे 50 क्वेश्चन में आपको मैंने बहुत सारे और भी क्वेश्चंस ऐड करके बताए उससे रिलेटेड। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम टाइम में। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे एग्ज़ाम टाइम में तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हैं, आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। सो जैसे कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी करिए, और अगेन कह रही हूँ मॉक टेस्ट सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा कॉलेज ले पाएँ। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय।